सो बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने एल्गी यानी कि थैलोफाइटा कंप्लीट किया था। आज हम ब्रायोफाइटा की बात करेंगे। तो बच्चे अब ब्रायोफाइटा तो बच्चे ब्रायोफाइटा आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है? इन्हें एम्फीबियंस इसलिए कहा जाता है बच्चे क्योंकि बच्चे इन्हें अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। यानी कि ये लैंड पे तो आ चुके हैं लेकिन ऐसी जगह ही ग्रो करेंगे जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो। मॉइस्ट शेडी एरियाज में ही ये प्लांट्स अवेलेबल रहेंगे। सो बच्चे दे रिक्वायर्स वाटर फॉर रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए स्ट्रिक्टली, बट ग्रोज इन लैंड एरिया। तो मतलब लैंड एरिया में ग्रो करेंगे पर रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रिक्टली वाटर चाहिए। सो बच्चे ये ऐसी जगह में ही ग्रो करते हैं जहाँ पे लैंड तो हो लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी पूरी हो। तो बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये इसी वाटर मोड को यूज करते हैं। ठीक है। तो बच्चे अगेन दे आर फाउंड इन मॉइस्ट शेडी डैम्प एरियाज। डैम्प यानी कि अगेन गीले से जहाँ पे गीलापन मॉइस्चर ज्यादा हो, एरियाज इन हिल्स और किसी और एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा शेडी अरेंजमेंट्स रहते हो, लॉन्ग ट्रीज हो, उनके आसपास ये ग्रो करेंगे बेटा। ठीक है। तो बच्चे अब इसके बाद बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बच्चे। तो बच्चे अब इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो बच्चे इनके दो पर्टिकुलर क्लासेस है जो इसके अंदर दो पर्टिकुलर कैटेगरीज है जो इसके अंदर इंक्लूड की गई है। तो बच्चे वो है मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। सो इट इंक्लूड्स मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस आर द टू कैटेगरीज जो कि इस पर्टिकुलर ब्रायोफाइटा कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। तो बच्चे आगे बढ़ने से पहले इनके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं और दूसरी बात मॉसेस और लीवरवर्ट्स में जो भी डिफरेंसेस है वो हम आगे कर लेंगे। अब बच्चे इसी केस में जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर इज थैलस लाइक, यानी कि क्या डिफरेंशिएशन तो हो गई है, स्लाइड डिफरेंशिएशन, वो भी कंप्लीट नहीं। सो हैव थैलस लाइक बॉडी। ठीक है। थैलस लाइक प्रोस्टेट एंड इरेक्ट बॉडी रहेगी। ठीक है। और बच्चे बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी पार्ट्स आर डिविजिबल इनटू स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मैं लाइक लिख रही हूं, एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर। एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर को बेटा राइजोइड्स कहा जाता है। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स which are called as rhizoids, which helps in attachment to substratum, and these rhizoids are nearly unicellular और मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर अरेंजमेंट दोनों हो सकते हैं। ठीक है। सो राइजोइड्स कैन बी यूनिसेल्युलर और कैन बी मल्टीसेल्युलर। ठीक है। तो बच्चे अब हमारे पास हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइटा की मेन बॉडी के बारे में। एज वी नो ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक अरेंजमेंट रहने वाला है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस हम इसके मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो मेन प्लांट बॉडी इसके केस में है गैमेटोफाइट।
तो अगर लाइफ साइकिल रिकॉल करें तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट बॉडी आती है और स्पोरोफाइट जो है इसके ऊपर पैरासाइट की तरह रहता है. So here main plant body is gametophyte, which is again a haploid body. Haploid body रहेगी. अब इस gametophyte में क्या होगा? This gametophyte has sex organs called as antheridium and archegonium. तो antheridium और archegonium इसके दो sex organs है. It contains sex organs ठीक है. The male one is antheridium and this antheridium produces some male gametes called as antherozoids. It produces antherozoids which are biflagellated male gametes जिसमें दो फ्लैजिला होंगे. बायोफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स प्रोड्यूस करेंगे एंथेरिडियम. एंड यस हमने पहले ही जान के रखा है कि गैमेटोफिटिक बॉडी जो है वो माइटोसिस से हमारे पास गैमीट्स बनाएगी. तो एंथीरोजोइड जो है वो गैमेटोफिटिक बॉडी की तरह ही हैप्लॉइड रहेगा. ठीक है, तो इस चीज को कंसीडर करते हुए चलेंगे. और उसके बाद वी हैव फीमेल पार्ट, फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज आर्केगोनियम which produces egg, जो egg produce करेगा. तो मेल पार्ट ने क्या बनाया? एंथीरोजोइड्स. यहाँ पे इसको स्पर्म सेल नहीं कहेंगे, एंथीरोजोइड्स कहेंगे. ठीक है. अब बच्चे अभी एंथीरोजोइड्स जो है ना, तो यहाँ पे मेल पार्ट ने रिप्रोड्यूस किए, वो एग को फर्टिलाइज करेगा. लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एंथीरोजोइड्स वाटर में रिलीज हो. एज we discussed कि cell sexual reproduction के लिए this bryophyta requires water. So ultimately for this particular step antherozoids are released in water and reaches archegonium to fertilize egg. और egg को fertilize करने के बाद it produces zygote, वो भी diploid zygote होगा. as we know mitosis के बाद भी gametes बन रहे हैं जो कि haploid होंगे, तो it produces diploid zygote. And ultimately this zygote develops into sporophyte. अब ये zygote जो है वो sporophyte में develop होगा. ठीक है. अब जो स्पोरोफाइट जो है वो हमें पता है मियोसिस के बाद स्पोर्स बनाता है ना. ये मल्टी सेल्यूलर बॉडी भी रहेगी, हमने ये भी डिस्कस किया है. तो ये मल्टी सेल्यूलर बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से अलग भी नहीं रहेगी, एज अ पैरासाइट रहेगी. हमने लाइफ साइकिल में ये भी डील किया. ठीक है, उसमें से नरिशमेंट डिराइव करेगी. लेकिन बच्चे ये स्पोरोफाइट जो है ना बच्चे, इसके केस में ये डिप्लॉइड बॉडी जो है वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगी. स्पोर्स तो प्रोड्यूस करेगी, लेकिन स्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, कौन से पार्ट में? तो बच्चे पहले इसके पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं. स्पोरोफाइट बॉडी जो है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स. तो स्पोरोफिटिक बॉडी has three parts, that is foot, seta and capsule. Foot for attachment,
टू गैमेटोफिटिक बॉडी, सीटा यानी कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एंड कैप्सूल व्हिच फॉर्म्स स्पोर्स। ये 3 स्ट्रक्चर है इसकी बॉडी में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फुट अटैचेस इट टू गैमेटोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट जो है वो एज अ पैरासाइट रहने वाला है इसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। और दूसरा, इस पर्टिकुलर केस में फुट के बाद हमारे पास रहेगा सीटा जो स्टॉक लाइक है, और तीसरा है कैप्सूल जहां पे स्पोर फॉर्मेशन होगी। और बच्चे ड्यू टू माइटोसिस, थ्रू माइटोसिस मियोसिस, तो मियोसिस की हेल्प से स्पोर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्पोरोफिटिक बॉडी बन गई, तो स्पोर्स formed in sporophyte ultimately germinates to form gametophyte body। तो अल्टीमेटली ये स्पोरोफाइट के स्पोर्स जो है वो फिर से गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो गैमेटोफिटिक बॉडी फिर ये आ गई, ठीक है। तो हमारे पास ये स्टेप्स थे। तो पहला था प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, जो मेन बॉडी है किसकी, डायोफाइटा की। ये हैप्लॉइड बॉडी रहेगी जिसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज एंथेरिडियम जो बायोफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स बनाएंगे, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज आर्किगोनियम जो कि हैप्लॉइड एग बनाएगा आफ्टर माइटोसिस, ठीक है। तो बच्चे अब उसके बाद ये हमारे पास एंथीरोजोइड से वाटर में रिलीज होंगे, ये आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन के पास रीच करेंगे ताकि वो फर्टिलाइज कर सके एग को, जिसके बाद हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। एंड दिस डिप्लॉइड जाइगोट अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू स्पोरोफिटिक बॉडी जो अलग से नहीं रहेगी, जो इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये रहती है गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर ही, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड द स्पोरोफिटिक बॉडी हैज 3 पार्ट्स, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जिसमें से फुट जो है वो उसको गैमेटोफाइट के साथ जोड़ेगा, एंड सीटा इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, हम आगे डायग्राम में डिस्कस करेंगे। एंड कैप्सूल इट फॉर्म्स स्पोर्स, कैप्सूल पार्ट में स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है जो मियोसिस के थ्रू होती है। एंड द स्पोर्स यानी कि हैप्लॉइड स्पोर्स अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू अ गैमेटोफिटिक बॉडी। तो फिर से ये साइकिल कंप्लीट होगा। एंड यस मैं बता दूं, स्पोरोफिटिक बॉडी जो है वो हमारे पास 2 कैटेगरीज है ना, मोसिस एंड लीवरवर्ट्स। इसके केस में दोनों में स्पोरोफिटिक बॉडी होगी, दोनों में फुट, सीटा एंड कैप्सूल रहेगा। बट हमारे पास जो लीवरवर्ट्स है उसके केस में जो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो थोड़ा लॉन्ग लिव्ड होता है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंडेड रहता है स्पोरोफिटिक फेज। मोसिस के केस में स्पोरोफिटिक फेज थोड़ा सा रिड्यूस और छोटा होगा। तो स्पोरोफिटिक फेज is extended, is more extended in case of in liverworts। तो liverworts के केस में वो ज्यादा एक्सटेंडेड रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास है बेसिक इंफॉर्मेशन। तो अल्टीमेटली हम बात करने जा रहे हैं अब लिवरवर्ट्स की। लिवरवर्ट्स और मोसिस के बीच में थोड़े डिफरेंसेस जो है वो डील करते हैं। बाकी बेसिक चीजें जो भी हमने यहाँ पे की वो दोनों के लिए एप्लीकेबल बेटा, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस हमने यहाँ पे बता दिया। तो बाकी अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती है लिवरवर्ट्स एंड मोसिस को। तो बच्चे लिवरवर्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला लिवरवर्ट्स बिल्कुल बाकी ब्रायोफाइटास की तरह शेडी डैम्प एरियाज में, मॉइस्ट एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पे स्ट्रीम्स हो, मॉइस्ट और मार्शी ग्राउंड्स हो, बार्क ऑफ ट्री हो, ऐसी जगह ही मिलेंगे हमें, ठीक है। सो बच्चे इट इज फाउंड इन मॉइस्ट damp and shady areas near water streams,
मार्शी एरियाज, वुडन लॉग्स, मतलब इस तरीके से हमारे पास ये मिलते हैं लीवर बर्ड्स। और बच्चे इसके केस पे ना पहले मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी, फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। तो बच्चे इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो पूरा थैलस लाइक है, जिसको दिखाने के लिए मैं एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, यहाँ पे प्लांट का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, एंड दैट प्लांट इज मर्केंशिया। मर्केंशिया हमारे पास इस तरीके से प्लांट है। तो मर्केंशिया इस तरीके से प्लांट है। अगर आप इस प्लांट को देखो, ये हमारे पास ये सिर्फ एक लीफ नहीं है बेटा, ये प्लांट है। इसके नीचे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, दीज आर राइजोइड्स, जो इसको जमीन के साथ अटैच करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जमीन के साथ अटैच करने में हेल्प करेंगे। और हमने कहा था राइजोइड्स कैन बी मल्टी सेल्युलर और कैन बी यूनिसेल्युलर। तो राइजोइड्स मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और बच्चे ये जो मर्केंशिया जो फॉर्म है वो हमारे पास यूनिसेक्सुअल फॉर्म है, इसमें बाइसेक्सुअल अरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल मर्केंशिया बिल्कुल अलग दिखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बच्चे इसके ऊपर ना मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ग्रीन मल्टी सेल्युलर बड्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं इवन, इन्हें जेमिकप्स कहा जाता है। एंड हियर्स द स्ट्रक्चर, वन मोर स्ट्रक्चर, मेल या फिर फीमेल पार्ट होता है ये, या तो ये एंथेरिडियम होगा या तो ये आर्किगोनियम होगा। तो मैं कोई एक बना देती हूँ, लाइक आर्किगोनियम बना लेते हैं। आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ज्यादा कुछ नहीं डिफरेंस नहीं होगा। अगर एंथेरिडियम है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एंथेरिडियम, हमने यहाँ पे आर्किगोनियम बनाया, बस यही डिफरेंस। तो बच्चे हमारे पास ये आ गया फीमेल मर्केंशिया। तो राइजोइड्स यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर which helps in attachment to the substratum, and now this is the thalloid body। ये थैलॉइड बॉडी है, नियरली थैलॉइड है। रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिले हैं हमारे पास, राइजोइड्स देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद ये आए जेमिकप्स, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेंगे। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वी हैव दिस पार्ट, दिस आर्किगोनियोफोर, which bears archegonium above। ठीक है, तो बच्चे अब स्ट्रक्चर के हेल्प से मैं बताती हूँ। अब इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे अगर एनालाइज करो तो ये बिल्कुल डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड दिख रहा है। और बच्चे ये इतना फ्लैट है और ये जमीन के साथ ना जुड़ा रहेगा, इसके ये राइजोइड्स है, तो ये राइजोइड्स इसको जमीन के साथ जोड़े रखते हैं। ठीक है, सो इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो थालस होता है वो डोर्सोवेंट्रली एप्रेस्ड, यानी कि बिल्कुल डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड काइंड ऑफ रहता है। ठीक है, और बच्चे ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहेगा। इसका जो डॉर्सल साइड जो होगा, नॉर्मली हमारे पास एक पर्टिकुलर साइड जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, यानी कि बिल्कुल जमीन के साथ जुड़ा हुआ। ठीक, और उसके बाद अगर लीफी मेंबर्स है ना, तो लीफी मेंबर्स के केस में क्या होगा, एक हमारे पास स्टॉक होगा, तो 2 रोज में लीफ जुड़े होंगे बस। ठीक है, और वो भी पूरा स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे बात में। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है नियरली डोर्सोवेंट्रली एप्रेस्ड थैलस, अटैच्ड टू सबस्ट्रेट। तुम्हारे पास जो है
डोर्सोवेंट्रली अप्रेस्ड थैलस है जो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स इन प्लांट। और उसके बाद लीफी मेंबर्स हैव टू रोज ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे उनके पास, वो भी 2 रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से है। और दूसरा बच्चे इनके केस में अब जो हमें बात करनी है वो है इनका रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट। बच्चे इनके केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन मोड से होती है एंड विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल मल्टीसेल्युलर ग्रीन कलर्ड बर्ड्स कॉल्ड एज जेमिकप्स। इनमें बर्ड्स बनते हैं कॉल्ड एज जेमिक, जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं नया ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास रहेगा पहले फ्रेगमेंटेशन, दूसरा जेमिकप्स। ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं, 2 मेथड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे पास। जेमिकप्स आर द एसेक्सुअल मल्टीसेल्युलर ग्रीन बर्ड्स। Which germinates to form a new organism। और याद रखेंगे हमारे पास यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास जेमिकप्स जो है वो थैलाई के ऊपर अटैच रहेंगे, पेरेंट बॉडी से अटैच रहेंगे और बच्चे अल्टीमेटली हमारे पास नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। लेकिन बच्चे हमारे पास इस तरीके से जेमिकप्स और फ्रेगमेंटेशन जो है वो जर्मिनेट करते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास बनाते हैं एक ऐसी बॉडी जो फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद नियरली हमारे पास बनती है गेमेटोफिटिक बॉडी। तो बच्चे दूसरी बॉडी जो है, जो गेमेटोफिटिक बॉडी है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, आपने अभी जस्ट बात किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है गैमीट्स का फ्यूज होना, ठीक है। तो गैमीट्स जो है वो फ्यूज करते हैं और गैमीट्स जो है वो सेम या डिफरेंट थैलाई यानी कि डिफरेंट बॉडी में बन रहे हो सकते हैं। तो बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ gametes formed on same or different body। ठीक है, which ultimately forms sporophyte, जो स्पोरोफाइट बनाएंगे। तो ये है हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बच्चे अब लिख लेते हैं एग्जाम्पल। एक तो वही एग्जाम्पल है जिसका हमने डायग्राम बनाया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने हमारे पास यही है, दैट इज मर्केंशिया। और बच्चे एक चीज याद रखनी है, जब भी कहीं पे भी कोई किसी कैटेगरी के फीचर्स पूछे जा रहे हैं, कोई भी कैटेगरी पूछी जा रही है, उसका एग्जाम्पल जरूर लिखना है। बिना एग्जाम्पल के आप ये टॉपिक कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट ही नहीं होगा क्योंकि रेफरेंस नहीं दे रहे हो, आप डायग्राम नहीं दे रहे हो, तो उसके बिना आप कुछ भी नहीं बता सकते कि ये चीजें क्या हो रही है, ये चीजें स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, क्योंकि हम डाइवर्सिटी कर रहे हैं बेटा। तो डाइवर्सिटी में हमेशा एक रेफरेंस और एक एग्जाम्पल देना जरूरी हो जाता है। सो बच्चे मॉसेस जो है हमारे पास सेकंड कैटेगरी है। तो बच्चे इसके केस में क्या रहेगा कि गेमेटोफाइट जो है वो हमारे पास मेन बॉडी है ना, बिल्कुल, क्योंकि ब्रायोफाइटा है बिल्कुल लीवर बर्ड्स की तरह। तो मेन बॉडी हियर इज गेमेटोफाइट। बट गेमेटोफाइट के केस में ना एक चीज है कि इसके केस में गेमेटोफाइट जो है ना 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। द गेमेटोफिटिक बॉडी इज डिवाइडेड इन 2 स्टेजेस। Divided in 2 stages।
तो वो दो स्टेजेस है हमारे पास, प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। एंड लीफी स्टेज, जिसमें से ना हमारे पास प्रोटोनिमा स्टेज जो है ना वो एक क्रीपिंग स्टेज होती है, यानी कि जिसमें स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा ब्रांच फिलामेंटस होगा और जमीन के साथ बिल्कुल क्रीप कर करके ग्रो करेगा। स्पाइरली हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर है और वो बिल्कुल जमीन के साथ जोड़ जोड़ के क्रीप करता हुआ ग्रो करेगा। ठीक है, तो प्रोटोनिमा स्टेज इज द मल्टी सेल्यूलर branched or filamentous creeping stage। और बच्चे प्रोटोनिमा स्टेज जो है इसमें प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज आती है, और ये प्रोटोनिमा अल्टीमेटली बनाता है लेटरल बड। और बच्चे हमारे पास ये लेटरल बड जो है अल्टीमेटली डेवलप करता है नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज लीफी स्टेज। ठीक है, तो बच्चे इट इज इरेक्ट स्लेंडर बॉडी, बिल्कुल ऐसे से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर स्पाइरली अरेंज लीव्स हैं, स्पाइरली अरेंज लीव्स, स्लेंडर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर with spirally arranged leaf like structures। हम लीफ नहीं कह सकते, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो बीच में आता है हमारे पास लेटरल बड, तो प्रोटोनिमा से लेटरल बड बनता है और अल्टीमेटली लीफी स्टेज आती है। ठीक है, तो बच्चे इसको थोड़ा सा ना कंपेयर करते हैं। अभी यहाँ पे एक साइकिल बना रही हूँ इसी स्टेज को रिप्रेजेंट करते हुए। हमारे पास सेम साइकिल बनाना है, हमारे पास गेमेटोफिटिक बॉडी है, हम ऐसे लिखते हैं गेमेटोफाइट। हमेशा गेमेटोफाइट से बनता है हमारे पास गैमीट्स। गैमीट्स जो है माइटोसिस से बनेंगे, राइट, हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स जो है गैमीट का फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद हमारे पास बन जाएगी जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आ गया। और ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, the diploid body again, which is parasitic in case of these organisms, and sporophyte ultimately through meiosis forms spores। वो स्पोर्स बनाएगी और स्पोर से हम क्या करते हैं, गेमेटोफाइट दिखा देते हैं ना, स्पोर्स हैप्लॉइड। हम इसी तरीके से गेमेटोफाइट दिखा देते हैं ना। तो बच्चे यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इन्हीं स्टेजेस को, इसी गेमेटोफाइट को थोड़ा सा तोड़ रही हूँ, तो तोड़ रही हूँ। और बच्चे इसको गेमेटोफाइट डायरेक्टली ना लिख के इसको इस पर्टिकुलर स्टेजेस में तोड़ेंगे। तो स्पोर्स जो है जब वो डेवलप करते हैं ना, अल्टीमेटली जब हमारे पास स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाते हैं, तो उस दौरान सबसे पहले बनता है प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज। उसके बाद आती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा। उसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनिमा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन हमारे पास होती है थ्रू लेटरल बड, तो लेटरल बड बनेगा प्रोटोनिमा बॉडी में, तो लेटरल बड बनता है और लेटरल बड जो है वो बना देता है लीफी स्टेज। और बच्चे ये प्रोटोनिमास जो है और ये लीफी स्टेज जो है वो एक गेमेटोफिटिक स्टेज है, जिसे बस हमने तोड़ कर दिखा दिया। गेमेटोफिटिक स्टेज में डिफरेंट लेवल्स आ रहे थे, हमने उसको तोड़ के दिखा दिया बस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास रिप्रोडक्शन हो रही है इसके केस में। ठीक है, तो बच्चे अब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल मोड तो हमने बात कर ली कि फ्रेगमेंटेशन हो रही है सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। तो बच्चे हमारे पास जो है अब यहाँ पे जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, इसमें हमारे पास बनेगा गैमीट्स, गैमेटिक फ्यूजन होने वाला है, विच इज फॉर्म्ड ऑन टिप ऑफ लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज जो होगा ना, लीफी स्टेज जो स्ट्रक्चर होगा जहां पे इरेक्ट और स्लेंडर बॉडी होगी, उसके टॉप पे हमारे पास बनेगा गैमेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि
गैमीट्स बनेंगे। तो मतलब लीफी स्टेज जो होगा ना, जो लीफी स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर हमारे पास गैमेटोफिटिक बॉडी होगी, यानी कि हमारे पास गैमीट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, सेक्स ऑर्गन्स होंगे। तो वो जो सेक्स ऑर्गन्स टिप पे प्रेजेंट रहेंगे और वो सेक्स ऑर्गन्स गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली आफ्टर फ्यूजन हमारे पास बन जाएगी स्पोरोफिटिक बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं इसके केस में। तो मुझे एग्जाम्पल्स है इसके केस में फ्यूनेरिया, स्फेग्नम। स्फेग्नम जो है बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैकेजिंग मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल। तो बच्चे ये ना, इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ऐसे तो हमारे पास बहुत ज्यादा ब्रायोफाइटा के केस में कोई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये है कि कुछ ब्रायोफाइटास जो है वो एडिबल रहते हैं, कुछ हर्बेशियस प्लांट्स उन्हें, हर्बेशियस ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स उन्हें खाते हैं। और दूसरा स्फेग्नम जो है वो पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज होता है, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो वाटर होल्डिंग टेंडेंसी होने की वजह से ये स्फेग्नम जो है वो पैकेजिंग मटेरियल के लिए की तरह यूज किया जाता है। यानी कि अगर बहुत डिस्टेंट एरियाज में चीज को पहुंचाना है तो इसको यूज किया जाता है पैकिंग के लिए, ताकि ये कुशनेस अरेंजमेंट दे सके स्ट्रक्चर को, और वो हमारे पास डिसअसेंबल ना हो या फिर ब्रेक ना हो। ठीक है, उसके बाद पॉलीट्राइकम। तो बच्चे इसके केस में ना मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ, साथ में डायग्राम भी है जिसके रेफरेंस में इससे मैं आपको दिखाऊंगी गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक बॉडी। तो बच्चे वो है फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर, जिसमें हम लीफी स्टेज भी दिखाएंगे और स्पोरोफिटिक बॉडी भी दिखाएंगे। तो बच्चे अब इस तरीके से फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये है फ्यूनेरिया में राइजोइड्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड लीफ होंगे। एक बंच बन रहा है स्पाइरल, ये लीफी स्टेज है बेटा, ये गैमेटोफिटिक बॉडी। और गैमेटोफाइट क्या रहता है इसमें, ब्रायोफाइटा में डोमिनेटिंग फोटोसिंथेटिक है ना। अब बच्चे इसकी कैसे फुट अटैच रहेगा गैमेटोफाइट से, स्पोरोफिटिक बॉडी ये आने वाली है। ठीक है, ये स्पोरोफिटिक बॉडी, ये स्पोरोफाइट है, जिसमें से इसका सीटा है, फुट नीचे होगा यहाँ पे, और ये कैप्सूल है, कैप्सूल जहां पे स्पोर्स बनेंगे। देखो हमारे पास ये स्पोरोफाइट जो है इसके ऊपर रह रहा है ताकि उसे न्यूट्रिशन इजीली डिराइव कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रायोफाइटा, ये ब्रायोफाइटा है पूरा हमारे पास। सो बच्चे नेक्स्ट कैटेगरी टेरिडोफाइटा। तो बच्चे टेरिडोफाइटा जो है हमारे पास फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स हैं, यानी कि वो प्लांट्स जो कि लैंड में रहते हैं। वैसे तो हमारे पास ब्रायोफाइटा भी लैंड एरियाज में, डैम्प एरियाज में ग्रो करना शुरू कर गए थे, बट वो स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट है वाटर के लिए, अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, वाटर पे डिपेंडेंट है अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए। ऑल्दो ये भी अपने गैमीट्स के फ्यूजन के लिए वाटर को ही यूज करते हैं एज अ मीडियम, बट स्ट्रिक्टली इनके केस में फर्टिलाइजेशन जो है वो कोन के अंदर भी हो जाता है। एक मीडियम चाहिए उनको, राइट मॉइस्चर चाहिए ताकि वो अपने गैमीट्स को ट्रांसफर करवा सके, बट ये स्ट्रिक्टली सारा न्यूट्रिशन और सारे एस्पेक्ट्स जो है बाकी वो सारे लैंड में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंस है फ्यूजन के लिए, यस डेफिनेटली, बट उतनी ज्यादा नहीं जैसे ब्रायोफाइटा शो करता है। इनका भी हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड अरेंजमेंट रहेगा लाइक ब्रायोफाइटा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये भी कहीं ना कहीं वाटर पे ही डिपेंडेंट है, तो इसीलिए हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन रहेगा इनकी डाइवर्सिटी में, ये वहीं पे पाए जाएंगे जहां जहां पे वाटर रहता है। अब बच्चे इसके केस में ना, टेरिडोफाइटा के केस में भी एक इकोनॉमिकल वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो बच्चे टेरिडोफाइटा जो है दे आर यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स। जैसे मैंने कहा कि ब्रायोफाइटा के केस में हमारे पास में ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, बस कुछ हर्बेशियस ऑर्गेनिजम्स उसे उस पे फीड करते हैं
एंड स्पेगनम की हमने प्रॉपर्टी देखी कि स्पेगनम की कुछ स्पीशी जो है वो हेल्प कर रही है हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल में, पैकेजिंग करने में इनका। तो बट इनके केस में हमारे पास कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी है यूज्ड एज मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स and as soil binders, soil binders यानी कि इनमें सॉइल बाइंडिंग प्रॉपर्टी और सॉइल होल्डिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब मुझे कुछ चीजें जो है वो टेरिडोफाइटा के केस में रिकॉल कर लेते हैं। दे हैव फुली डिफरेंशिएटेड बॉडी, तो बॉडी जो है इट इज फुली डिफरेंशिएटेड into true roots, true stem and true leaves. And yes, these organisms are the first वेस्कुलर प्लांट्स। इवन इनके केस में वेस्कुलर सिस्टम भी डेवलप हो गया बेटा, ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब फर्दर बात करते हैं इनके केस में डोमिनेंट फेज की। तो इनके केस में जो डोमिनेंट फेज रहेगा बच्चे, दैट इज स्पोरोफिटिक बॉडी। ये कैसे स्पोरोफिटिक बॉडी रहेगी, बट लेस डोमिनेंट फेज जो गेमेटोफिटिक बॉडी है वो इसके ऊपर नहीं रहेगा, वो भी इंडिपेंडेंट होता है, वो भी मल्टी सेल्यूलर होता है, बट ये है कि वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगा, बहुत ही छोटा और बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं रहेगा। उसका काम बस ये है कि वो गेमेटिक स्ट्रक्चर्स बनाएगा, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करेगा जिसमें गैमीट्स बनेंगे और अल्टीमेटली वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगी, वाटर की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन होगा अकॉर्डिंगली एंथीरोजोइड्स का, और वहां से ही फर्टिलाइजेशन होगी और उसके बाद एक डोमिनेंट स्ट्रक्चर बनेगा जो स्पोरोफिटिक बॉडी है, जो खुद इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी और डोमिनेट करेगी और कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि विजिबल रहेगी। ठीक है, तो बच्चे अब डोमिनेंट फेज हमारे पास स्पोरोफिटिक बॉडी है, बट गेमेटोफाइट remains independent, is multicellular, but inconspicuous, inconspicuous यानी कि not that visible, not that dominating कि वो easily visible हो जाए। ठीक है, बहुत ही छोटा रहता है। ठीक है, और बच्चे इसके केस में जो बॉडी होती है ना गैमेटोफाइट के केस में नियरली थैलॉइड बॉडी रहती है, ठीक है, थैलॉइड बॉडी भी रहेगी इसमें। केस में ट्रू रूट ट्रू स्टेम या ट्रू बॉडी नहीं दिखेगी, नियरली थैलॉइड बॉडी विच इज कॉल्ड एज प्रोथैलस, जिसे प्रोथैलस भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोथैलस क्या है, तो प्रोथैलस इज द गेमेटोफिटिक बॉडी ऑफ टेरिडोफाइटा। तो स्पोरोफिटिक बॉडी में तो हमारे पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स दिख जाएंगे, लेकिन गेमेटोफिटिक बॉडी स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस रहेगी, थैलॉइड रहेगी, और थैलॉइड होने की वजह से उसे प्रोथैलस कहा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब हम लाइफ साइकिल बनाएंगे वहां पे अगर हम गेमेटोफाइट ना लिख के वहां पे डायरेक्टली प्रोथैलस भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अप्रोप्रिएट टर्म इसके लिए यही है। पूरी डोमिनेटिंग बॉडी डिफरेंशिएट कर चुकी है, बट इसकी बॉडी ने पूरा डिफरेंशिएट नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसका लाइफ साइकिल सेम रिपीट कर रही हूँ मैं, स्पोरोफाइट ऊपर लिखूंगी जस्ट टू शो इट्स डोमिनेंस। तो स्पोरोफाइट जो है इट्स अ डिप्लॉयड बॉडी व्हिच after meiosis forms spores, and spores after development forms prothallus, which is a haploid structure, which is a gametophytic body, and after this it forms gametes, which after fusion forms zygote, the diploid structure again, and ultimately sporophyte। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ लीफी लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक अरेंजमेंट नहीं। ठीक है, तो ये है हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर।
ठीक है, पूरा साइकिल इसका। अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें यहाँ पे बात करनी है कि टेरिडोफाइटा में किस तरीके से अरेंजमेंट रहता है, क्योंकि हमारे पास स्पोरोफिटिक बॉडी जो है वो ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में डिफरेंशिएटेड जरूर है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें कोन्स बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टेरिडोफाइटा में दो कैटेगरीज आती हैं, हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। तो टेरिडोफाइटा इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। हॉर्सटेल्स जैसे कि इक्विस्टम एंड फर्न्स। तो बच्चे इनमें से हमारे पास जो है कुछ हॉर्सटेल्स, कुछ फर्न्स जो है वो हमारे पास कोन बनाते हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर। वो इन लीफ लाइक अरेंजमेंट में कंपैक्टली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक अपेंडेजेस भी होते हैं अदर देन लीव्स। तो बच्चे वो लीफ लाइक अपेंडेजेस जिसे स्पोरोफिल कहा जाता है वो कंपैक्टली स्ट्रक्चर बनाएंगे और कोन्स बनाएंगे। कुछ के केस में कोन्स छोटे बनते हैं, लीफ लाइक अरेंजमेंट छोटे रहेंगे, दैट इज माइक्रोफिल्स, और कुछ मैक्रोफिल्स रहेंगे। तो फीमेल और मेल कोन बनता है और अकॉर्डिंगली वहीं पे फर्टिलाइजेशन और वहीं पे कई बार जाइगोट भी रिटेन करेगा। तो वो बहुत एक स्ट्रक्चर है, एक अरेंजमेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, और वहां पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो स्पोरोफिटिक बॉडी में डेवलप होते हैं, और वो जो कोन्स होंगे वो स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, और स्पोर्स ही अल्टीमेटली जर्मिनेट करते हैं, जिसके बाद अकॉर्डिंगली हमारे पास मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बनेंगे जो फर्टिलाइजेशन करेंगे गेमेटोफिटिक बॉडी में।